वेलकम टू एडो लर्निंग पॉइंट। एडो लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक नई वीडियोज़ है और इससे जो हमारी वीडियो हैं ज़्यादातर हिंदी लिटरेचर से संबंधित होती हैं। तो हिंदी विषय के जो जितने भी जो विद्यार्थी हैं, हमारे दोस्त हैं, जो साथी हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए यूजीसी नेट और एचटेट के लिए हमारी जो वीडियोज़ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो हमारी इस वीडियोज़ को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने KMP कुंडली, मानेसर और पलवल, ये इसका पूरा नाम है, KMP का कुंडली, मानेसर और पलवल के साथ साथ किस रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट। और ये भी पूछा जाता है जो KMP है इसकी जो लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है, याद रखिए, ये 135.6 किलोमीटर है ये। और इस जो KMP के साथ साथ एक रेल लाइन निकाली गई है, ठीक है, इसलिए इस रेल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट। और जो ये रेल लाइन निकाली गई है ये ज़्यादातर किसके लिए? ये इसके लिए पैसेंजर ना होकर ये ज़्यादातर किसके लिए, जो माल परिवहन के लिए, जो लागत को कम करने के लिए शुरू की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी बेटी मेरा अभिमान। ये पुस्तक बड़ी ही चर्चित पुस्तक है इस साल की, और ये मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो इस पुस्तक की लेखिका है नीलम त्रिखा जी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जो नीलम त्रिखा है ये हरियाणा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। और वो कालखंड कौन कौन से हैं ये देखिए, वो है, पहला है पाली भाषा, दूसरा प्राकृत भाषा और तीसरा अपभ्रंश भाषा। जो पाली भाषा की जो शुरुआत हुई थी वो याद रखिए, वो हुई थी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच में, ठीक है। और जो पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। और जो ये पाली भाषा है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। जो जितने भी जो त्रिपिटक लिखे गए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, वो पाली भाषा में लिखे गए थे। तो पाली भाषा ये बौद्ध धर्म की भाषा है। और जो उसके बाद जो उत्तरोत्तर विकास हुआ है वो हुआ प्राकृत भाषा। जो दूसरा नंबर किसका है? वो प्राकृत भाषा का। और प्राकृत भाषा का जो काल था वो था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में। और जो जैसे पाली है वो बौद्ध धर्म की भाषा है, ऐसे ही जो प्राकृत है ये जैन धर्म की भाषा है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और उसके बाद आई है अपभ्रंश भाषा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। जो तीनों पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बाद वो हिंदी का विकास, उत्तरोत्तर विकास होता हुआ आया है। हिंदी भाषा का वो जन्म हुआ 1000 ईस्वी के बाद माना जाता है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो काल है वो अपभ्रंश भाषा का काल है। और अपभ्रंश भाषा के कुछ और नाम भी हैं, अवहट, देश भाषा और देशी भाषा। और जो अपभ्रंश भाषा है उसको देश भाषा भी कहा जाता है। और अपभ्रंश भाषा को गिरी हुई भाषा के नाम से, या उसका जो रूप है वो विकृत रूप माना गया है, इसलिए अपभ्रंश भाषा कोई के ये कुछ और नाम भी हैं। और जो साहित्य के रूप में जो अगर लिखा जाता है अपभ्रंश लिखा जाता है। और जो बोलचाल की भाषा को देश भाषा का नाम दिया गया है, ये बात आप याद रखिए। उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का वो जन्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृत भाषा के कितने भेद हैं? तो देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं। और कौन कौन से भेद हैं वो देखिए आप। पहला है शौरसेनी प्राकृत, ठीक है, इसे मध्य देश की बोली, मध्य प्रदेश नहीं है ये, मध्य देश, ठीक है, मथुरा के आसपास की जो बोली है, मथुरा भी आ जाता है कुछ, इसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर शौरसेनी प्राकृत भाषा ये बोली जाती है। दूसरा है पैसाची प्राकृत। पैसाची याद रखिए, जो अपभ्रंश के बीच इसमें जो मिलते जुलते भेद हैं इसके, जो अपभ्रंश भाषा के जैसे प्राकृत भाषा के हैं, ठीक है। दूसरा देखिए पैसाची प्राकृत। पैसाची कहाँ है? कश्मीर की है, जो आसपास की भाषा को पैसाची प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखिए महाराष्ट्री, जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है,
जो महाराष्ट्र क्षेत्र की ये भाषा है। अगला है अर्धमागधी। अर्धमागधी कहाँ की? ये मगध। मगध कहाँ है? बिहार में। मगध और सौरसेनी के मध्य क्षेत्र की ये भाषा, इसे अर्धमागधी कहा जाता है। और मागधी का किसको कहा जाता है? ये मगध क्षेत्र की भाषा, बिहार की जो भाषा है, बिहार प्रदेश की, वो मगध क्षेत्र वहाँ पर आता है। तो जो प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं, सौरसेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। अगला देखिए, हरियाणा में नया संस्कृत महाविद्यालय खोला गया है। ठीक है, जो नया अभी खोला गया है वो खोला गया है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर राइट आंसर होगा पंचकुला में। और कहाँ पर? ये जो मनसा देवी परिसर है उसके अंदर ये महाविद्यालय खोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में राष्ट्रपति द्वारा बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित छात्र है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ईशान। ईशान ये छात्र है, इसको बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है। और कहाँ से है ये ईशान? ये यमुनानगर से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश। अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप हैं। जैसे प्राकृत भाषा के जो रूप हमने पढ़े हैं, ऐसे ही अपभ्रंश के भी रूप हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको इसके लिए विस्तार से इनको इस स्लाइड में, वीडियो में इनको व्याख्यायित किया है। तो देखिए, अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप हैं, जो इनमें विकसित भाषाएं कौन सी हैं? देखिए, पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। पहला कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन से आते हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ठीक है, जो विकास होता हुआ आया है पश्चिमी हिंदी से, और वो किसके अंतर्गत आती है? वो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। दूसरा है पैसाची। पैसाची अपभ्रंश में कौन सी आती है भाषाएं? पंजाबी और लहंदा। पंजाबी भाषा कहाँ से आई है? वो पैसाची अपभ्रंश से आई है। तीसरा है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा आई है? वो सिंधी। अगला खस अपभ्रंश। खस से कौन सी आई है? वो पहाड़ी भाषा आई। अगला है महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री से कौन सी आई है? वो मराठी भाषा का जन्म हुआ है। अगला देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका? पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? वो आती अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला है महाराष्ट्र मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में कौन सी भाषाएं आती हैं? बंगला, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। ये चारों भाषाएं इसके किसके अंतर्गत आती है? वो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है और उसकी जो अवस्थाएं हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, उसकी जो अवस्था चलती है, पहले शिशु होता है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरा, फिर युवा, फिर प्रौढ़ और फिर वृद्ध। ऐसे ही वो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था उसका जो कर्मिक विकास है, कर्मिक विकास यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कि वो भाषाएं कैसे विकसित होती गई और कैसे उसका मानकीकरण हुआ, और अब जाकर उसका जो रूप है वो स्थिर हुआ है। और रूप स्थिर होने के बाद, जैसे बच्चा बड़ा होने के बाद गलतियां नहीं करता है, कम से कम गलतियां करता है, ऐसे ही भाषा का मानक रूप आने के बाद उसमें जो अशुद्धियां हैं वो दूर की जा सकती हैं और की जा रही हैं। तो देखिए, ये जो अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश, इन सभी अपभ्रंश में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आप याद रखिए, वो होंगे कौन से? ऑप्शन नंबर 1 और 2, और सौरसेनी अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश, और होंगे कॉलम नंबर 6 और 7, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। जो ज़्यादातर 90% क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी से संबंधित अगर प्रश्न पूछेंगे तो सौरसेनी अपभ्रंश वो आता ही आता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर, हिंदी में हिंदी के विकास का सही क्रम बताइए। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये हिंदी भाषा का सही क्रमिक विकास है, जिसमें हिंदी भाषा का जो क्रमोत्तर विकास होता गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना स्वयंभू ने लिखी है? ठीक है, जो स्वयंभू क्या थे? ये जैन कवि थे,
ठीक है, और इन्होंने हिंदी जैन भाषा में ये रामायण लिखी है। तो देखिए कौन सी में, प्राकृत भाषा में। तो कौन सी रचना थी इसकी, इनकी रचना थी पौम चिरयू। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। इसको जैन भाषा में जो रामायण कहा जाता है, इसको पौम चिरयू को, इसमें राम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। और किसने लिखी है, ये स्वयंभू ने लिखी है। ये बात आप याद रखिए। अगला देखिए, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो राइट हमारा आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अवधी भाषा में। जो रामचरितमानस की रचना की गई है वो अवधी भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं। जो अलग अलग विद्वानों ने जो प्रेमाख्यानक परंपरा का जो पहला ग्रंथ, अलग अलग ग्रंथ को माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, ये बात आप याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, वो है मृगावती। तो इसके बारे में कुछ और हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो देखिए, तो रामकुमार वर्मा जी थे, ये भी इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने जो चंदायन रचना है, ठीक है, जिसका रचना काल है 1379 ईस्वी, ठीक है, और चंदायन रचना किसकी लिखी हुई है, ये मुल्ला दाऊद की लिखी हुई है। रामकुमार वर्मा ने जो मुल्ला दाऊद की लिखी हुई चंदायन को हिंदी प्रेमाख्यानक की पहली रचना माना है। और दूसरी तरफ जो रामचंद्र शुक्ल ने 1503 ईस्वी में लिखी गई थी मृगावती, और किसने लिखी है, ये शेख कुतुबन ने इसको हिंदी की पहली रचना माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रचनाओं को हिंदी की पहली रचना माना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूफी कवि ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की प्रशंसा की है। ये क्वेश्चन करीब 20 बार नेट के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और जो मैंने हर बार इसको सही टिक किया है। तो हम आपके लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार रिपीटेड किए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, वेद मार्ग की प्रशंसा किसने की है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, शेख नबी। जो शेख नबी ने मुसलमान होते हुए वेद मार्ग की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है हमारा, पाहुड़ दोहा कि निम्न में से किसकी करती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, राम सिंह। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की रचना की है, स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है। जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हमारा राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी ये बहुत ही अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने भारत में जो गणतांत्रिक जो सुधार लाने की इन्होंने कोशिश की है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, भविष्यत कहा। भविष्यत कहा की रचना किसने की है, वो धनपाल ने की है। यह अपभ्रंश के प्रमुख कवि थे। निम्न में से किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन फिर आ गया है। तो हिंदी भाषा का उद्भव कौन से अपभ्रंश से माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, शोरसेनी अपभ्रंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश में लिखित रामचरित कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा। जो अपभ्रंश से में रचित जो रामचरित्र है, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, वो है पौम चिरयू। ठीक है, और इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना की है स्वयंभू ने। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो राजभाषा आयोग का गठन हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1955 में। और जो ये है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है और संविधान के भाग 17 में ये शामिल किया गया है।
343 से 351 के बीच में जो राजभाषा से संबंधित सिद्धांत और अनुपालन जो दिए गए हैं भाग 17 में संविधान के, और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। और कब किया गया था? ये 1955 में जो पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो है कन्नौजी, और जो बांगरू है, ठीक है, जो हरियाणवी भाषा जिसको बोलते हैं, जिसको बांगरू कहा जाता है, बांगरू भाषा, बांगर की भाषा, ठीक है, वो भी किसके अंतर्गत आती है? वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके जो और दोस्त हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका हो सके और वो भी समय पर इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। श्रवण कुमार, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र।